हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का ये जो चैप्टर है हम लोग का अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ यानी कि एपी। देखो, पूरा 10वीं क्लास में जो आपका मैट्रिक का जो गणित है, सबसे मज़ेदार चैप्टर आज शुरू होने वाला है ना। आज की इस वीडियो आपको एकदम मज़ेदार चैप्टर और मज़ेदार तरीके से बताया जाएगा। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। बहुत ही मन लगेगा आपको, बहुत ही अच्छा लगेगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को देखते जाइए। इस वीडियो में देखिए, सबसे पहले आपको क्या क्या बताया जाएगा। सबसे पहला तो आप जानते हैं कि अध्याय 5 में जो है, चैप्टर नंबर 5 में जो चैप्टर का नाम है वो है समांतर श्रेणियाँ या समांतर श्रेणियाँ भी बोल सकते हो। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है अंग्रेजी में, इसको बोलते हैं एपी। और इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में प्रश्नावली 5.1 का जितना भी क्वेश्चन है, आप जो अपने गणित में देखे होंगे, जितना भी क्वेश्चन है सारे को एक एक करके सभी को मज़ेदार तरीके से हल करके आपको दिखाया जाएगा। आप बस धैर्य बनाए रखिए और बीच में वीडियो छोड़ करके भागिएगा नहीं। अगर भाग गए तो समझिए बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि जितना मज़ेदार चैप्टर है उसको, अगर आज यह पहला वीडियो है, उस पहला वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आगे का जितने भी तरह का एक्सरसाइज है 5.1, 5.2, 5.3 और इसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, एकदम सब बन जाएगा। लेकिन आज का यह वीडियो आपको अच्छे तरीके से वॉच करना है। सबसे पहली बात तो ये कि आप अपना गणित को खोल के बैठिए, है ना। यदि आप नहीं है घर में, कहीं दूसरे जगह से क्लास को देख रहे हैं मोबाइल से, तो खैर कोई बात नहीं, उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले में आपको दिख जाएगा क्वेश्चन वगैरह। ठीक है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपको इस वीडियो में क्या क्या बताया जाएगा। तो सबसे पहले आप तो जानते हैं मेरे बारे में कि मेरे द्वारा सबसे पहले कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले क्या दिया जाता है, आपको बेसिक नॉलेज दिया जाता है ना। बेसिक नॉलेज दिया जाता है। देखो मेरे बच्चा, बिना बेसिक नॉलेज का आप जो है इस चैप्टर को क्या, पूरा गणित में किसी भी चैप्टर को नहीं बना सकते। जैसे मान लो आप एक घर बना रहे हैं, घर का सबसे पहले आपको क्या नींव रखना पड़ता है ना, नींव लगाना पड़ता है। तो नींव देने के लिए आपको क्या, उसका खुदाई करना पड़ेगा, है ना। खुदाई करके तभी जाकर के आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। पहले खुदाई करके देखना पड़ेगा, है ना, कितना गड्ढा करना है, क्या क्या उसमें मसाला लगेगा, क्या मटेरियल लगेगा, तब जाकर के घर बनता है। तो उसी प्रकार सबसे पहले आपका ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल को समझने के बाद ही आप इस चैप्टर को शुरू कर पाएंगे या बना पाएंगे अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले जो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा वो है समांतर श्रेणी क्या होता है ना। समांतर श्रेणी आखिर होता क्या है ये बताया जाएगा, इसका परिभाषा बताया जाएगा। उसके बाद पद क्या होता है इसके बारे में बताया जाएगा। इसके बाद परिमित एपी। देखो, एपी 2 प्रकार से होते हैं, परिमित और अपरिमित। तो परिमित एपी क्या होता है, अपरिमित एपी क्या होता है, ये भी बताया जाएगा। इसके आगे आपको बताया जाएगा कि एपी का व्यापक रूप क्या होता है ना, एपी का फॉर्मेट क्या होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। इसके बाद आपको बताया जाएगा जो मेन इम्पोर्टेंट सूत्र है जिसके बदौलत आप सवाल को बना पाइएगा, उसको भी इस वीडियो में बताया जाएगा। इसके बाद आपको प्रश्नावली 5.1 में जितने तरह का क्वेश्चन है, एकदम शुरू से लेकर के अंतिम तक एकदम लॉलीपॉप तरीके से हम लोग बना लेंगे इसको। ठीक है ना, 5.1 का। तो चलो शुरू करेंगे इस सेशन को। यहाँ से यहाँ तक मात्र 15 मिनट लगेगा। हमको लगता है कि 15 मिनट तक में ये आपको कंप्लीट करा लिया जाएगा। इसके बाद एक्सरसाइज में जितना समय लग जाए, है ना, थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन आपको धैर्य बना करके इस वीडियो को पूरा देख लेना है, ताकि बार बार आपको कुछ कहीं पर नहीं देखना पड़े। तो चलो शुरुआत करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो मैं आपके लिए अगर मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी कुछ नैतिक जिम्मेवारी है ना, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले आप अपने प्रिय गुरुजी का इस मेहनत को
अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। मतलब इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जहाँ जहाँ भी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हर जगह शेयर कर दीजिए। दूसरा काम है, आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है ताकि आप वीडियो के भावना में ना खो जाए। इसके बाद आगे भविष्य के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी कि मुझे फॉलो कर लीजिए, है ना, ताकि आगे जो भी मैं वीडियो डालूंगा या फिर किसी भी तरह का अपडेट डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। साथ ही साथ एक मेन इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूँगा, जो कि ये है कि चैप्टर वाइज सॉल्यूशन क्या हुआ, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन क्या हुआ। पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं आप अपने प्रिय गुरुजी का हाथ का लिखा हुआ पीडीएफ नोट्स, गणित का पीडीएफ नोट्स, इसमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और जितना भी बेसिक आपका ये जो परिभाषा और सूत्र बन सकता है सभी का नोट्स लेने के लिए आपको करना क्या है, इस नंबर पर 7988997348 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना है, तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। तो सबसे पहले आपको क्या बताए थे कि मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा कि समांतर श्रेणी जो है वो आखिर होता क्या है। यहाँ लिखते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी यानी कि एपी आखिर होता क्या है मेरे बच्चे, ये क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है ना। देखो इसका परिभाषा क्या होता है उसको पहले लिख लेंगे, लेकिन इसको लिखने से पहले आपको एक चीज़ हम समझा देते हैं कि देखो कोई भी क्रम में संख्या जब रहेगा, एक संख्या का समूह रहेगा, जैसे मान लो कि 8 है, 10 है, 8 से शुरू हो रहा है, 10, 12, 14, 16 इस तरह से चलता है। तो एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे, एपी का। जैसे देखो कितना जुट रहा है, +2, इसमें कितना जुट रहा है, +2, इसमें क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, और इसमें भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। इस तरह से सीरीज आगे तक चलते गया है, ठीक है। इसी के अलावा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 1, उसके बाद मान लेते हैं 5, 9 और 9, 4, 13 इस तरह से जा रहा संख्याओं का सीरीज। क्या जुट रहा है यहाँ पर, देखो कितना जुटा है, 4, कितना जुटा है, 4, इसमें कितना जुटा है जो 13 हुआ, 4। देखो ये 4 4 समान संख्या जुटते जा रहा है सभी में, ये क्या होता है, ये कहलाता है आपको एपी कहलाता है ना, एपी कहलाता है। इसके अलावा मान लो यहाँ पर क्या है देख लेते हैं, यहाँ पर है 5, इसके बाद 2, इसके बाद यहाँ पर -1, ये क्या है, ये है आपका एपी में। कैसे, तो यहाँ पर -3 हो रहा है, सॉरी एक कीड़ा को मार दी बच्चा -3 हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, -3 हो रहा है ना, -3 करेंगे तभी जाके -1 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से जा रहा। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, कोई निश्चित संख्या जोड़ने अथवा घटाने से प्राप्त संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, तो एपी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या परिभाषा हो जाएगा मेरे बच्चे, इसका परिभाषा हो जाएगा कोई निश्चित संख्या जोड़ने अथवा घटाने से प्राप्त श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कोई निश्चित संख्या जोड़ने अथवा घटाने से प्राप्त श्रेणी या संख्याओं की सूची। तो श्रेणी ही लिखते हैं यहाँ पर, प्राप्त श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी। देखो इस तरह से आपको कोई भी लिख करके नहीं बताता है ना, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी वाली बात है जो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसको समांतर श्रेणी कहते हैं। चलो जी ये हो गया। एग्जाम्पल में समझो क्या क्या है। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, देखो मान लेते हैं क्या है, 3, 5, 7,
9। ये क्या है? यह एक एपी में है। कैसे एपी में है गुरुजी बताइए? क्योंकि मेरे बच्चे इसमें क्या है, आपको समान संख्या जुड़ते जा रहा है, एक निश्चित संख्या। जैसे देखो 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, इस तरह से गया है, मतलब 2 2 जुड़ते जा रहा है। दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 25 22, उसके बाद इसमें देखते हैं कितना घटा है, 3, ये हो गया 19 16। ये क्या है? एपी में है, ठीक है ना। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -8 -6 -4। चलो जी, हो गया। देखो माइनस में भी रह सकता है, इससे आपको घबराना नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको समझने के लिए बेहतर होगा। 7 7 7 7, ये क्या एपी में है? गुरुजी बताइए एपी में है कि नहीं है? तो मेरे बच्चे ये एपी में है। कैसे एपी में है? क्योंकि इसमें देखो कितना निश्चित संख्या जुड़ा है, तो सब में 0 0 जुड़ते गया है ना, तो 0 भी जुटेगा तो वो एपी में होगा। इसमें क्या हुआ, -2 -8 है, -6 हो गया, तो +2 हुआ, इसमें भी +2 हुआ, तब जा करके -4 हुआ। खैर ये चीज़ हम लोग अभी सवाल में एक्सरसाइज में आएंगे तो आपको बना बना करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग परिभाषा को समझने के लिए उदाहरण आपको दिया जा रहा है। इसके बाद देखो पद, एक ये इसमें यूज होता है पद, यानी कि टर्म जिसको बोलते हैं। पद क्या होता है? देखो समांतर श्रेणी के प्रत्येक संख्या जो होता है, जो भी संख्या है वो अपने आप में क्या कहलाता है? पद कहलाता है। जैसे यहाँ देखो क्या है, ये 7 7 7 सभी क्या है? पद है। 3 भी एक पद है, 5 भी एक पद है, 7 भी एक पद है। तो इसमें लिखेंगे इसका परिभाषा, समांतर श्रेणी के प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं। तो समांतर श्रेणी के प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं, ठीक है ना। पद अरे यार ये बिजली बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है ना, वेट कर लो थोड़ा सा, कुछ देर में आ जाएगी। चलो जी, बिजली आ गई है। अब हम लोग अपना क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए टर्म के बारे में, यानी कि पद के बारे में तो आप समझ गए होंगे कि पद क्या होता है। समांतर श्रेणी के प्रत्येक संख्या को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। देखो एग्जाम्पल के तौर पर कोई ले लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मान लो एक एपी ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में ले लेते हैं कोई एपी। नंबर 1 में आपको एपी दिया हुआ है। एपी देखो जहाँ भी यूज करेंगे एपी ही यूज करेंगे, ये शॉर्ट भाषा है, शॉर्ट फॉर्म है, थोड़ा सा अच्छा होता है। तो एपी मान लो आपको दिया हुआ है यहाँ पर 3 5 3 5 7 9, इस तरह से डॉट डॉट चलते गया। तो इसमें जो जितने भी संख्या आपको दिख रहा है मेरे बच्चे, ये सब संख्या क्या है? आपस में पद कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। ये भी क्या है? तो पद है। समझ रहे हो? ये क्या है? तो पद है। सभी क्या है? पद है। और आगे जो भी संख्या है वो पद कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से देखो पद को जो है, ये तो हो गया पद। अब पद को गणित की भाषा में, खास करके ये जो समांतर श्रेणी का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, इसमें जो है पद को ए से सूचित किया गया था। यहाँ पर लिख लेंगे नोट में, ठीक है ना। नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे कि पद को छोटी ए से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। छोटी ए से सूचित किया जाता है, ये लिखेंगे यहाँ पर। तो पद को स्मॉल ए से सूचित किया जाता है। अब देखो यहाँ पर एक बात आपको समझना पड़ेगा मेरे बच्चे। यहाँ पर क्या है कि पद तो बहुत सारा है ना। पद बहुत सारा है, तो क्या सभी को ए से ही सूचित करते हैं? नहीं, ए से नहीं सूचित करेंगे। जो देखो पहला पद को A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3 और चौथा पद को A4। इस तरह से जितना पद जिस तरह का यहाँ पर रहेगा उसी तरह से इसमें संख्या लगा देते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको अभी यहाँ पर समझा देते हैं। जैसे मान लो
एक एपी आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। एपी दिया हुआ है कि 8, 14, 20, 26, ये एपी में है क्योंकि 6 का अंतर में है। तो पहला पद ये हो गया A1, इसको बोलेंगे क्या A1, और इसको बोलेंगे A2, इसको बोलेंगे क्या A3, और इसको क्या बोलेंगे A4, ठीक है। इस तरह से हुआ। इस तरह से जब चलते जाएगा मेरे बच्चे, इस तरह से जब चलते जाएगा तो आखिरी पद जो अंतिम पद आता है उसको बोलते हैं क्या AN। आखिरी पद जब मालूम नहीं रहता है कि कितना तक ये संख्या गया है, कितना तक ये एपी गया है, तो आखिरी पद को बोलते हैं AN, ठीक है। तो नोट नंबर 2 में यहाँ पर आप एक और चीज़ लिख सकते हैं, इसी में लिख सकते हैं कि एपी के प्रथम पद को एक यहाँ पर नोट 2 यहाँ पर लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, है ना। तो लिखेंगे एपी के प्रथम पद को, एपी के प्रथम पद को A1 से, ठीक है। उसी तरह एपी के दूसरे पद को किससे सूचित किया जाएगा, फटाफट कमेंट करके बताओ। एपी के दूसरे पद को किससे सूचित किया जाएगा, बताओ जल्दी। A2 से सूचित किया जाएगा, A2 से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एपी के तीसरे पद को A3 से, है ना, और अंतिम पद को क्या AN से, ठीक है। लिखेंगे एवं एपी के अंतिम पद को किससे अभी बताए थे, AN से सूचित किया जाता है, किया जाता है। चलो देखो, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये सभी टीचर नहीं बताते हैं ना, वो ऊपर का ज्ञान दे देते हैं विद्यार्थी को झांसा में रखने के लिए। तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए चलिए, अब क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि एपी का प्रकार क्या होता है, एपी का प्रकार कौन कौन सा होता है। देखो एपी 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले लिखेंगे एपी के प्रकार, एपी के प्रकार, ठीक है जी। देखो मेरे बच्चे, एपी जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार। यहाँ पर लिखेंगे, पहला है परिमित एपी, परिमित एपी, और दूसरा है अपरिमित, मतलब इनफाइनाइट, इसको अंग्रेजी में इनफाइनाइट, इसको फाइनाइट बोलते हैं, अपरिमित एपी। चलो अब दोनों के बारे में समझ लेते हैं। देखो एपी 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, अभी तुरंत आपको पता चल जाएगा। कि पहला जो आपको बताए परिमित, तो इसमें क्या होता है, पदों की संख्या सीमित होती है। इसमें यहाँ पर लिख देते हैं परिभाषा, पदों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझो, देखो यहाँ पर मान लो शुरुआत है 2 से, 2 और 3 का अंतर में 3 जुड़ते जा रहा है, 2 3 5 3 8 3 11, यहाँ तक जा कर के रुक गया, आगे ये नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना। आगे नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये परिमित एपी है, इसमें डॉट नहीं लगा हुआ है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पहला और दूसरा ले लेते हैं। मान लेते हैं 1, उसके बाद 7 13
19 और 19 का कितना होगा 25। देखो यहाँ तक आया और आगे ये नहीं बढ़ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, परिमित एपी बोलेंगे। मतलब इसमें पदों की संख्या क्या है, सीमित है, लिमिटेड है। इसमें अनलिमिटेड होता है, इसमें पदों की संख्या क्या होता है, अनलिमिटेड। यहाँ पर इसका परिभाषा देखो क्या होगा, इसका परिभाषा हो जाएगा इसमें, किसमें, तो अपरिमित एपी में। इसमें पदों की संख्या मेरे बच्चे क्या होता है, संख्या अपरिमित होती है, अपरिमित होती है, ठीक है ना, अपरिमित होती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, बस फर्क क्या है, डॉट डॉट का। मान लो यहाँ 1 3 5 7 यहाँ तक गया, इसमें ऐसे डॉट डॉट लगा रहेगा, मतलब कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक एपी जाएगा, इसका कोई अता पता नहीं है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अपरिमित एपी बोलते हैं। बहुत ही आसान याद रखना मेरे बच्चे। चलो इसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि -8 से शुरू हो रहा है, -7 -6 इस तरह से चलते जा रहा है। ये क्या है, अपरिमित एपी का उदाहरण है, ठीक है ना, अपरिमित एपी का उदाहरण है। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा कि एपी दो प्रकार का होता है, पहला तो परिमित और दूसरा अपरिमित, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, थोड़ा सा ठीक रहेगा। चलो जी, ये हो गया, दोनों समझ गए, अब तक समझ गया आप। अब चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग अभी समझेंगे, जो कि एपी का सार अंतर के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। एपी का सार अंतर क्या होता है, तो एक पेज ले लेते हैं अलग से। चलो कहाँ दिए रे भाई लाल कलम, हाँ मिल गया। अब एपी का सार अंतर क्या होता है, इसका बहुत ही रोल है, इसके बिना जो है आप पूरा चैप्टर को नहीं बना पाइएगा। तो लिख लेते हैं एपी का सार अंतर, या सीधा सार अंतर लिखें, सार अंतर एक ही वर्ड है, कॉमन डिफरेंस अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस। इसको सूचित किया जाता है छोटी डी से, ठीक है ना, यहाँ लिख देता है, छोटी डी से सूचित किया जाता है। चलो देखो, सबसे पहले आपको समझना ये है कि ये एपी अगर यदि है, यहाँ पर देखो एपी अगर यदि है, ये 8 14 20 26 क्या है, एपी में है, तो इसमें 8 में कितना जुड़ा है, तो +6 जुड़ा है, 14 में कितना जुड़ा है, तो +6 जुड़ा है, और 20 में कितना जुड़ा है, +6। इसी तरह से आगे मेरे बच्चे बढ़ते जा रहा है, ये सीरीज क्या होता है, आगे बढ़ते जा रहा है। तो ये जो 6 आया है, सभी में जो 6 जुड़ा है, इसी को बोलते हैं सार अंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस, इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, सार अंतर बोलते हैं। तो चलो, तो इसका परिभाषा क्या होता है, एपी के किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर को सार अंतर कहते हैं। तो परिभाषा इसको लिख लो, यहाँ पर लिखेंगे एपी के किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर को सार अंतर कहते हैं, ठीक है ना, सार ये हो गया। अब देखो इसको क्या सूचित किया जाता है, किससे, तो इसको डी से, छोटी डी से सूचित किया जाता है। लिखते हैं यहीं पर पैराग्राफ चेंज करके, यहीं पर लिख देते हैं, सार अंतर को स्मॉल डी से सूचित किया जाता है,
ठीक है, स्मॉल डी से सूचित किया जाता है। देखो सार्व अंतर बहुत सारा होता है, जैसे पद बहुत सारा होता है उसी तरह से सार्व अंतर बहुत सारा हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो इसका निकालने का क्या होता है फॉर्मूला। मान लो कोई एपी है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझ लो, कोई एपी है आपको नंबर 1 में 4, 6, 8, 10 इस तरह से एपी चलते जा रहा है, ठीक है ना, इस तरह से चलते जा रहा है। तो इसका सार्व अंतर क्या होगा मेरे बच्चे, यहाँ पर देखो 1 सेकेंड थोड़ा तबीयत सही नहीं है बाबू, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इनके और इनके बीच में जो अंतर है मतलब कितना जुटा है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है A2 घटा A1 मतलब दूसरे आगे वाले पद में पहले वाले पद को घटाते हैं तो हम लोग का सार्व अंतर ज्ञात होता है। तो यहाँ कितना का अंतर है, 2 का, इनके और इनके बीच के कितना का अंतर है, तो 2 का, इनके और इनके बीच कितना का अंतर है, तो 2 का। तो इसको बोलेंगे D1 D2 D3, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, सार्व अंतर पहला, सार्व अंतर दूसरा, सार्व अंतर तीसरा। तो D1 D2 D3 है ना, आपको बताया था सार्व अंतर को D से सूचित किया जाता है। तो पहला सार्व अंतर को D1 और दूसरा को D2, तीसरा को D3 से सूचित करेंगे। तो इससे आपको फार्मूला का पता चल जाएगा यहाँ पर कि सार्व अंतर का जो फार्मूला होता है तो वो क्या होता है। तो यहाँ पर सूत्र लिख लो, सार्व अंतर बराबर, यहाँ ब्लैक पेन ब्लू पेन से लिखते हैं, सार्व अंतर यानी कि D1 बराबर फॉर्मूला क्या होगा, ये है A2 आपका, ये पद कौन सा है, तो A2 है। तो A2 आगे वाले पद में पहले वाले पद को घटाते हैं, तो A1 को घटाएंगे, ये हो गया आपका एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से निकलेगा। तो सीधा सीधा आप याद रखेंगे D2 बराबर क्या हो जाएगा, तो अगले वाले पद में पहले वाले पद को घटाएंगे तो A3 घटा में A2 होगा, A3 में A2 घटाएंगे और D3 का क्या हो जाएगा, D3 क्या होगा मेरे बच्चे, D3 होगा A4 माइनस A3। तो यहाँ पर लिखेंगे A4 माइनस A3। ये सभी क्या है, ये सभी आपका एक तरह से फॉर्मूला बन गया जो कि आपको अभी चैप्टर में काम आने वाला है। रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ यार, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा मुझे। चलो ये तो हो गया सार्व अंतर, आप समझ गए। अब आगे देखते हैं जो आपका व्यापक रूप है, एपी का क्या व्यापक रूप होता है, इसको समझेंगे और एक फॉर्मूला लिखेंगे, हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो एपी का जो व्यापक रूप होता है मेरे बच्चे, देखो क्या होता है, एपी के व्यापक रूप यानी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एपी के व्यापक रूप, वो क्या होता है, वो इस तरीके से होता है। वो होता है आपको कि ए पहला पद, उसके बाद ए प्लस डी मतलब पहला पद, उसके बाद अंतर जो होता है वो जुड़ता है ना, कोमा ए प्लस 2D, ठीक है, और ए प्लस 3D। इसी तरीके से मेरे बच्चे चलते जाता है, इसको बोलते हैं एपी का व्यापक रूप, ठीक है ना। ये है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अभी आपको सवाल में समझ में आ जाएगा इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ ए क्या है, ए है पहला पद, ए बराबर पहला पद है ना, यहाँ प्रथम पद लिखेंगे, प्रथम पद। और एक चीज़ और यूज हुआ है जिसको कि डी लिखे हैं, डी क्या है, तो डी है सार्व अंतर, डी है क्या, सार्व अंतर, डी है आपका सार्व अंतर, समझ गए। अब चलो एक इम्पोर्टेंट सूत्र है जो कि हम लोग लिख लेते हैं, nवां पद निकालने का, एपी के nवां पद का सूत्र, एपी के nवां पद है ना, nवां पद, इसका सूत्र क्या होता है, बस इस चैप्टर में जो आपको यूज होगा उसको हम लोग यहाँ पर बनाएंगे।
चलो, इसका सूत्र होता है ए एन बराबर, यहाँ पर ब्लू पेन से लिख रहे हैं, ए एन बराबर होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। बस ये आपका सूत्र है, इसी में से आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। इसको घेर लेते हैं इसे। तो यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए ए क्या है, तो यहाँ पर ए है तो यहाँ लिखेंगे जहाँ ए क्या है, ए बराबर है प्रथम पद, एन बराबर क्या है, एन क्या है पदों की संख्या, जो कितना पद है एपी में वो है पदों की संख्या, और डी क्या है तो सार्वंतर, आपको पता ही है डी को, सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है, सार्वंतर। चलो बस इतना आपको बेसिक कंसेप्ट था इस चैप्टर में। अब हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आप फटाफट से क्या करिए, आप अपना गणित को खोल लीजिए और प्रश्नावली 5.1 को निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो प्रश्नावली 5.1 में देख लेते हैं क्या है। प्रश्नावली 5.1, एक सेकेंड बच्चों, इसका लाइट बढ़ा लेते हैं मोबाइल का, क्योंकि देखो मेरे पास ना ये न्यू वाला बुक है नहीं, ठीक है। PDF डाउनलोड किया हुआ है, उसी से हम पढ़ाते हैं। एक सेकेंड, 5.1 5.1 में ही आ गए हैं डायरेक्ट। चलो जी, यहाँ है सवाल। देखो शुरुआत हो रहा है, वैसे स्क्रीन में भी तुम्हारा दिख रहा होगा, ठीक है। स्क्रीन में दिखा देंगे हम, मोबाइल को हटा लेते हैं अभी, क्योंकि मोबाइल में आपको सही से दिखेगा नहीं। यदि आप मैथ का बुक खोल के बैठे हैं तो बहुत अच्छी वाली बात है, ठीक है ना, बहुत अच्छी वाली बात है। चलो यहाँ से प्रश्नावली 5.1 को शुरुआत कर देते हैं। लिखते हैं प्रश्नावली 5.1। प्रश्नावली 5.1। चलो जी, अब हो गए शुरू हम लोग। देखो पहला एग्जाम्पल, पहला सवाल को आप पढ़ो, आपके सामने जो दिया हुआ है आपके स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, स्क्रीन में हम लगा दिए हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं का सूची एपी में है और क्यों। नीचे सवाल दिया हुआ है, इससे एक संख्या का सूची बनेगा, और अगर यदि एपी में है तो क्यों है, इसका जवाब हम लोगों को देना है। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ो, सवाल पढ़ोगे तभी तो जवाब दोगे। तो सवाल है हम लोग का कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 किलोमीटर है 15 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मान लो एक व्यक्ति है राम, एक व्यक्ति कौन है, राम। इसको जाना है यहाँ से यहाँ तक स्थान, ये मान लेते हैं, ये स्थान मान लेते हैं आगरा। आगरा से जाना है कहाँ, दिल्ली जाना है गुरुजी। देखो आगरा से कहाँ जाना है, दिल्ली। तो बताया कि 1 किलोमीटर जाइएगा ना तो मात्र 15 रुपया लेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर आगे जाइएगा दूसरा किलोमीटर तो 15 में 8 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको। यानी कितना देना पड़ेगा, तो 23 रुपया देना पड़ेगा, 15 + 8 देना पड़ेगा। उसी तरह इसके आगे फिर से जाइएगा तो आपको फिर 8 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 8 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 23 8 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, तो 31 रुपया देना पड़ेगा। फिर आगे जाइएगा तो आपको फिर से 8 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मतलब 39 रुपया टोटल देना पड़ेगा। तो इस तरह से पहला जो है, पहला किलोमीटर का फिक्स कर दिया है, आगे जितना किलोमीटर बढ़ेगा उतना उसको 8 रुपया देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि प्रथम, एक सेकेंड भाई, पहले क्वेश्चन का नंबर तो लिख लो। हल लिखते हैं, हल। और बैल कौन लेके आएगा पहले बताओ, है ना। हल मतलब क्या होता है, खेत को जोतना है
तो बैल तो चाहिए, तो बैल लेके कौन आ रहा है कमेंट में बताओ जल्दी, ठीक है। देखो हल लिख लिए। अब देखो इस सवाल में क्या लिखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ प्रथम किलोमीटर का किराया, तो लिखेंगे प्रथम किलोमीटर। प्रथम किलोमीटर को हम शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रहे हैं ऐसे, KM का किराया। किराया कितना है बच्चा, कितना है बताओ? ये है 15 रुपया गुरुजी, 15 रुपया है, ठीक है। आगे दूसरा किलोमीटर चलेगा तो, दूसरा किलोमीटर चलेगा तो कितना है बताओ? 15 + 8 देना होगा, 15 + 8 देना होगा, कितना हो गया? 23 रुपया। इसके बाद तीसरा चला तो, तीसरा किलोमीटर जाएगा तो क्या होगा? तो अभी तुरंत तुमको समझाए थे क्या होगा। इसमें 23 रुपया में 8 रुपया और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्या हो जाएगा? 31 रुपया। बस यहीं तक 3 पद तक हम लोग निकालते हैं। देखो संख्या का सूची हम लोग का निकल गया है। अतः यहाँ पर जो सूची प्राप्त हुआ, हम लोग का जो सूची प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, ये जो सीरीज प्राप्त हुआ 15, 23 और 31, तो लिखेंगे अतः सूची बराबर क्या प्राप्त हो रहा है बच्चे? सूची बराबर प्राप्त हो रहा है 15, 23, 31। इस तरह से प्राप्त होकर के आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, कहाँ तक जाएगा पता नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग को मात्र 3 से 4 पद निकालना। आप चाहे तो एक और पद निकाल सकते हैं, लेकिन 3 पद में ही हम लोग जांच करके बता सकते हैं AP में है कि नहीं है, ठीक है ना। अब चलो जांच कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग नहीं बता पाएंगे, मतलब ऐसे तो समझ में आ गया ये AP में है, आप सभी को पता है 8 का डिफरेंस जा रहा है, लेकिन इसको बताना पड़ेगा हल करके। तो यहाँ पर लिखेंगे जाँच, जाँच, जांच कर लो, जांच कर लो क्या होगा। देखो जांच में सबसे पहले क्या होता है, सार्वंतर निकालना पड़ेगा। सार्वंतर यानी कि D1 निकालना पड़ेगा। तो D1 मेरे बच्चा, D1 क्या होगा? देखो D1 मतलब क्या है? A2 घटा A1 करना पड़ेगा, मतलब दूसरे पद में पहले पद को घटाना होगा, तभी तो D1 निकलेगा। सार्वंतर, सार्वंतर 23 घटा 15 बराबर में 8 और D2 क्या होगा? A3 घटा A2। तो A3 का मान है 31, A2 का मान है ये A2 का मान 23। कितना आ गया? ये आ गया 8 आ गया, ठीक है। अब देखो D1 और D2 का मान बराबर है कि नहीं है। अगर D1 D2 का मान बराबर होगा, यानी कि सार्वंतर, सभी सार्वंतर बराबर होगा, तभी जाकर के AP में कहलाता है। तो लिखेंगे चूँकि D1 = D2 है ना, कितना है? बराबर में 8 है। सार्वंतर क्या आया है? 8 आया सभी का। तो इसलिए क्या होगा? AP में होगा। बस सीधा सा आंसर लिख देना, इसलिए AP में होगा। आंसर हो गया रे बुआ, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर सवाल की ओर। 1 का दूसरा नंबर देखो क्या है। 1 का दूसरा नंबर में कहता है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जब कोई वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन का शेष हवा क्या करता है? शेष हवा का 1/4 निकाल देता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम एक फिगर बना रहे हैं। देखो एक बेलन है, उसमें क्या है? हवा भरा हुआ। तुम लोग हॉस्पिटल में देखा होगा, हॉस्पिटल में देखा होगा कि इस तरह से एक टंकी बना रहा था ऑक्सीजन का, है ना। जिसको ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है, इस तरह से उसमें क्या रहता है? हवा भरा हुआ रहता है। ये क्या है इसमें? तो हवा है गुरुजी, हवा। देखो आजकल जो है ना, ऑक्सीजन का बहुत कमी हो गया, पेड़ पौधा सभी काटते जा रहा है, समझ रहे हो ना। इसीलिए हाँ, पेड़ पौधा लगाने में ज़्यादा ध्यान दो, काटने में नहीं। चलो ये सभी क्या है? इसमें हवा भरा हुआ है। इसमें क्या होता है? कोई व्यक्ति एक बार पहला बार पंप करता है, मान लेते हैं इसमें क्या है? 1 लीटर हवा है। कितना? तो 1 लीटर मान लेते हैं इसमें हवा है। पूरा का पूरा बेलन में 1 ही लीटर हवा है, ठीक है। ये मान लिए हम, क्योंकि ये तो सवाल में नहीं दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा मेरे बच्चे? देखो पहला बार जब वो पंप मारेगा, तो इस 1 लीटर का 1/4 बाहर निकल गया।
जब फिर दूसरा बार पंप मारता है, जितना शेष बचा हुआ है उसका फिर 1/4 बाहर निकल जाता है। फिर जो जितना शेष बचा है फिर तीसरा बार पंप मारता है, उसका 1/4 फिर से बाहर निकल जाता है। तो चलो पहले यहाँ सवाल में यहाँ पर लिख लेते हैं कि माना, सबसे पहले ये तो लिख दें कि इसमें हवा कितना है। लिखेंगे माना बेलन में हवा की मात्रा बराबर 1 लीटर। ये हो गया, मान लिए, ठीक है। ये पूरा का पूरा बेलन में क्या है, 1 लीटर ही हवा है। तो अब इसमें क्या होता है, पहली बार पंप करने पर शेष हवा, तो यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा, पहली बार पंप करने पर शेष हवा तो कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे निकालेंगे। ये निकलेगा 1 लीटर तो है, माइनस 1 का 1/4 निकल जाता है। तो जो शेष निकालना है ना, यहाँ क्या लिखा है शेष, तो 1 में से तो घटाना पड़ेगा, तो आराम से यहाँ निकल जाएगा। देखो क्या निकलेगा, ये निकल जाएगा आपका 1 घटा 1/4। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4। इधर हो गया 4 × 4 -1, तो 3/4 लीटर बच गया, 3/4 लीटर बच गया हवा, ठीक है। अब क्या होता है, दूसरी बार जब पंप मारता है, पंप करने पर शेष हवा क्या होता है, ये जो बचा हुआ हवा है इसके अंदर है ना, पहला बार तो इतना निकाल दिया, इतना बचा, इस बचा हुआ में से 1/4 निकल जाता है, 1/4 इसका निकल जाता है। तो सबसे पहले शेष हवा निकालना है जो बचा हुआ है, उसमें भी पंप होने के बाद तो 3/4 घटा करना पड़ेगा, 3/4 और गुना इसी का 1/4 निकलता है हवा, 1/4 इसी का निकला, तो घटा दे, जो बचेगा वो शेष हवा बचेगा। इतना आपको नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो होगा 3 × 3 4 × 4 = 16। दोनों का एलसीएम कितना होगा मेरे बच्चे, एलसीएम हो जाएगा 16 ही होगा, 4 और 16 का, ये 4 से गुना होगा, 4 × 12 -3, तो ये हो गया 9/16। ये 9/16 आया आपका, ठीक है ना। तो हम लोग का जो सीरीज बना, पहला आया 1, दूसरा आया क्या 3/4 लीटर, और चौथा आया 9/16 लीटर बचा हुआ, सॉरी तीसरा आया 9/16। तो हम लोग का जो सीरीज है यहाँ पर लिखें अतः सूची बराबर क्या प्राप्त हुआ, 1,3/4, 9/16 ... इस तरह से चलते जाएगा। तो इसमें भी क्या करेंगे कि एपी है कि नहीं है, तो पता करेंगे क्या, सार्वंतर से 2 गो सार्वंतर प्राप्त करेंगे, D1 और D2। अगर D1 D2 बराबर हो गया तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये एपी में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच कर लेते हैं, ठीक है। कैसे जांच करेंगे, D1 बराबर मेरे बच्चे A2 घटा, यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, A2 घटा A1। तो A2 है 3/4 और A1 है आपका 1, तो क्या होगा, दोनों का एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 4 हुआ एलसीएम। इस 3 में से 4 को घटाओ, 4 × 4 तो -1/4, पहला आ गया D1 का मान। अब D2 देखते हैं क्या होता है। तो D2 निकालने के लिए क्या होगा, A3 - A2। तो A3 का मान आपको दिया हुआ है 9/16 माइनस, और A2 का मान दिया हुआ 3/4 बराबर, ये हो गया एलसीएम 16, यहाँ 9 ही होगा, 4 × 3 = 12, तो -3 निकलता है यहाँ पर, -3/16। क्या ये दोनों बराबर है, आप लोग बताओ, देखने से आपको लगता है कि बराबर होगा, कभी नहीं होगा। लिखेंगे चूँकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, दोनों बराबर नहीं है मेरे बच्चे, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए AP में नहीं होगा, AP में नहीं होगा। ये राइट आंसर हम लोग लिख लिए हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसको बनाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है, बस पहला नंबर के जैसा क्वेश्चन है ना, यहाँ पर देखने से पता चलता है पहला नंबर की तरह है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन है कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद, तीसरा नंबर का क्वेश्चन आप पढ़ो। प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद, यहाँ पर कुछ भाड़ा दिया हुआ है आपको कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है, बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। तो जस्ट सेम एक नंबर के जैसा, एक नंबर में जो भाड़ा वाला बात था, इसमें खुदाई वाला बात आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं कि प्रथम, इसमें लिख लेते हैं कि प्रथम मीटर खुदाई का जो क्या है, खुदाई का क्या है, लागत। तो लिखेंगे प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है बच्चा, यह है 150 रुपया। 150 रुपया आगे इसी तरह से बढ़ते जाता है। तो दूसरे मीटर खुदाई की लागत क्या होगा, 150 प्लस कितना होगा, देखो आपको बताए थे पहला नंबर में, इसी तरह का है ये एग्जाम्पल, बस उसमें क्या चलना था, इसमें खोदना है बस। ये हो गया 200 रुपया, और रुपया लगा दो भाई, ये रुपया में है। और तीसरे में क्या है, तीसरे मीटर खुदाई की लागत क्या है, देखो तीसरे मीटर में इसमें फिर क्या बढ़ता है, 50 रुपया बढ़ जाता है। तो यहीं से हम लोग का सीरीज प्राप्त हो गया, आराम से निकल जाएगा अभी। अतः यहाँ पर लिखें, अतः सूची क्या प्राप्त हुआ है, सूची बराबर हुआ है 150 रुपया कोमा 200 रुपया कोमा 250 रुपया, इस तरह से चलती जाएगा, ठीक है। इस तरह से खोदते जाएगा और भाड़ा बढ़ते जाएगा उसका। तो यहाँ पर देखो क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, जांच कर लेंगे। जांच कैसे करेंगे, आपको बताए थे जांच कैसे करा जाता है। जांच करेंगे, D1 निकालेंगे सबसे पहले। D1 निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है A2 घटा A1। मेरे बच्चे A2 यहाँ पर दिया हुआ आपको कितना, A2 ये 200 और A1 150। तो 200 घटा 50 150 बराबर आ गया आपका 50, ठीक है। उसी तरह से D2 निकालते हैं। तो D2 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, A3 घटा में A2। A3 का मान है 250, हाँ A2 का मान है 200, बराबर हो जाएगा कितना, 50। दोनों 50-50 आ गया, मतलब समान आ गया। तो इसका मतलब कह सकते हैं चूँकि D1 इज इक्वल टू D2, दोनों बराबर हो गया। अतः यहाँ पर इसलिए AP में होगा, आंसर हो गया, बस बात ख़त्म। इतना ही तो करना था। चलो आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। आगे को क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। इसमें आपको कहा है, आगे का क्वेश्चन में मेरे बच्चे, आगे का क्वेश्चन में सबसे पहले तो नंबर को लिखने दो, चौथा नंबर, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 1000 रुपया की राशि 8% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इसको भी बताना है कि यह AP में है कि नहीं है, ठीक है ना। यह AP में है कि नहीं है। सबसे पहले इस सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे तो बता देते हैं मेरे बच्चे। आपको करना है इसको साधारण ब्याज का सूत्र लगा करके हल, ठीक है, साधारण ब्याज का सूत्र लगा करके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे, चलो जी, मूलधन आपको दिया हुआ है, पहला वर्ष का मूलधन दिया हुआ है ना, पहला वर्ष का मूलधन। तो यहाँ पर देखो पहला वर्ष का मूलधन दिया हुआ, लिखेंगे कि सबसे पहले मूलधन बराबर पहले वर्ष का मूलधन दिया हुआ है आपको, ये कितना दिया हुआ है, तो 10,000 रुपया, 10,000 रुपया ये दिया हुआ है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको दिया हुआ है मेरे बच्चे
राशि का जो प्रतिशत है, जो ब्याज दर है, तो ये ब्याज दर यानी कि यहाँ पर सिर्फ लिखते हैं दर बराबर 8%, और समय मान लेते हैं 1 वर्ष का हमको निकालना है, 1 वर्ष, ठीक है। तो पहले वर्ष का मूलधन इतना हो गया, तो पहले वर्ष का ब्याज क्या होगा? पहले वर्ष का ब्याज कितना हुआ? देखो, ब्याज बराबर सूत्र होता है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुना समय गुना दर, मूलधन गुना समय गुना दर, सॉरी यहाँ गुना बट्टा में 100, ये होगा। तो मूलधन कितना है आपका? 10,000, समय कितना लिए हैं? तो एक वर्ष, और दर है 8%, बट्टा में 100 हुआ। ये 00 से 00 कट जाएगा और ब्याज आपका आ जाएगा 800 रुपया। लेकिन ये तो ब्याज आ गया पहला साल का। अब आगे जो है मेरे बच्चे, आगे देखो, ये ब्याज आया, लेकिन दूसरे वर्ष का मूलधन यानी कि मिश्र धन कितना होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे वर्ष का मूलधन या मिश्र धन, जो बोलिए, दूसरे वर्ष का मूलधन, ठीक है। दूसरे वर्ष के लिए जो मूलधन होगा वो कितना होगा? ये हो जाएगा 10,000 प्लस 800। देखो, आप सोच रहे हैं गुरुजी हम मिश्रधन होगा, आप मिश्रधन क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो अभी आपको बताते हैं कि मिश्रधन क्यों नहीं लिख रहे हैं। दूसरे वर्ष का ये मूलधन हो गया, ठीक है ना। कैसे मूलधन हुआ? क्योंकि जब दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो दूसरे वर्ष का मिश्रधन जो होता है आगे साल के लिए मूलधन हो जाता है, ठीक है। ये इसीलिए यहाँ पर 10,800 रुपया मूलधन हो गया। ये पहला आ गया आपका एपी का सूची का पहला, और दूसरा है ना, दूसरा पद। अब देखें दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होता है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। इसी से पता चल जाएगा कि तीसरे वर्ष का मिश्रधन कितना हुआ। दूसरे वर्ष का ब्याज तो क्या होगा? इसका भी मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा में 100। देखो, जो समय लगना है इसी 4 क्वेश्चन में लगना है, ठीक है ना। आगे फटाफट बनते जाएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज वाला सवाल है और थोड़ा सा अटपटा सवाल है, इसीलिए समय लग रहा है। तो 10,800 यहाँ पर हो जाएगा, गुना समय 1 वर्ष इसमें भी होगा, दर वही है 8%, बट्टा में 100, काट दिए 0000। अब हम लोग का जो ब्याज आया इसमें कितना आया? देखो, 8 8 64 का 4, और ये हो जाएगा, ये 8 गुना 0 तो 4 ही होगा, तो 864 होगा, ठीक है। 864 रुपया ये आ गया। तो तीसरे वर्ष का मूलधन क्या होगा? तीसरे वर्ष के लिए मूलधन क्या होगा? 10,800 प्लस 864 प्लस 864, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 4 6 8 8 16 का 6 10 1 11। ये हम लोग का सीरीज अब क्या क्या बनेगा? देखो, 10,000 10,800 और 11,664। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः सूची जो प्राप्त हुआ, अतः सूची बराबर क्या प्राप्त हुआ? 10,000 कोमा 10,800 कोमा 11,664, इस तरह से चलते जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग? जांच करेंगे कि ये जो है, ये जो सूची प्राप्त हुआ है मेरे बच्चे, एपी में है कि नहीं है। तो जांच करने के लिए आपको सार्वंतर 2 बार निकालना पड़ेगा, D1 और D2। तो D1 बराबर, तो D1 का सीधा हम लगाते हैं, फॉर्मूला अभी नहीं लिखेंगे, सीधा यहाँ पर लिखते हैं 10,800 माइनस 10,000। ये हो गया कितना? 800 हो जाएगा, 800 हो गया। और D2 बराबर कितना होगा? देखो, D2 11,664 में घटा लो 10,800, कितना हो जाएगा? देखो, 4 6 और उसके बाद यहाँ पर 6 में 8, 16 में 8 घटाएंगे, कितना होगा? 8 हो, 864। क्या दोनों बराबर है? नहीं है, तो लिखेंगे चूँकि गुरुजी बराबर नहीं है तो एपी में नहीं होगा। चूँकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसीलिए एपी में नहीं होगा। एपी में
एपी में नहीं होगा। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सारा ये चारों सवाल, जो लैंग्वेज वाला सवाल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उसको हम लोग बना चुके हैं, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं क्या है, आगे हम लोग का क्या है, ये सवाल को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। चलो देखो प्यारे बच्चों, इसमें हुआ क्या है, अभी हमको पता चला कि वीडियो रिकॉर्ड होते होते 1 घंटा होने वाला है, ठीक है ना। तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, चूँकि मैं शुरुआत में आपको बताया हूँ कि एक ही वीडियो में सारा कुछ बता दूंगा, मतलब सारा सवाल को, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मेरा मन कर रहा है कि इसको जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर देते हैं। पार्ट 1 में तो सारा लैंग्वेज वाला एक का चारों सवाल बना दिए आपको, और बेसिक कंसेप्ट बना दिए, ठीक है ना। ये बेसिक कंसेप्ट और ये चारों लैंग्वेज वाला सवाल, जो इम्पोर्टेंट सवाल था, बीबीआई सवाल था, ये सारा बता दिए। अब पार्ट 2 में आपको बता देंगे, पार्ट 2 में जो आपका जो क्वेश्चन नंबर है, कहाँ से शुरुआत होता है, 2 से, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 4 का 15 नंबर सवाल, 2 से 4 का 15 नंबर सवाल तक आपको सारा पार्ट 2 में हम बता देंगे। सॉरी इसके लिए, चूँकि बहुत लंबा हो रहा है और थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो आपके लिए भी है और मेरे लिए भी, है ना, अपलोड करने में दिक्कत होता है। तो इसी कारण से मजबूरी बस हमें इस वीडियो को अभी ही समाप्त करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, आपको बताना चाहूँगा, यदि आप अपने प्यारे गुरुजी का नोट्स लेना चाहते हैं तो इसमें 7988997348 इस नंबर पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके नोट्स ज़रूर मंगा सकते हैं। जय हिंद।